नमस्कार, मैं शिवानी राय। आज हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक है। हिंदी का गद्य साहित्य, इसका अद्यतन एवं संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण के साथ आज हम महादेवी वर्मा जी के बारे में जानेंगे। आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं महादेवी वर्मा जी, और छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक है महादेवी वर्मा जी। महादेवी का गद्य साहित्य कम महिमामय नहीं है। उनके चिंतन के क्षण, स्मरण की घड़ियाँ तथा अनुभूति और कल्पना के पल गद्य साहित्य में भी साकार हुए हैं। उनकी आस्था, उनका तोष, उनकी उग्रता तथा संयम, शालीनता और दृष्टि की निर्मलता ने मिलकर उनके विचारात्मक गद्य को हिंदी का गौरव बना दिया। अतीत के चलचित्र, जो कि 1941 ईस्वी में है, स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में, और मेरा परिवार 1972 ईस्वी में। तो परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943 और मेरा परिवार 1972 ईस्वी उनके प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं। इनमें उनकी स्मृति में उभरने वाली आकृतियाँ रेखांकित हुई हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी में महादेवी ने भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों की धुंधली रेखाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसमें उनके एक सीमा तक उग्र विचार व्यक्त हुए हैं। विवेचनात्मक गद्य और साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 ईस्वी में महादेवी का काव्य चिंतन साकार हुआ है। छड़दा 1956 ईस्वी के निबंधों में महादेवी के विचार भाव की सीमा रेखा का संस्पर्श कर गए हैं। संकल्पिता 1968 ईस्वी में महादेवी ने भारतीय वाङ्मय, संस्कृति, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीयता तथा साहित्य और समाज के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन निबंधों से महादेवी के अध्ययन की गंभीरता और चिंतन की सूक्ष्मता का अनुमान लगाया जा सकता है। संभाषण 1975 ईस्वी में आपके समय समय पर दिए गए विचार गर्भित किंतु संवेदन संश्लिष्ट वक्तव्य संगृहीत है। संभाषण में भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 ईस्वी में आपकी संस्कृति संबंधी मान्यताओं का निदर्शन हुआ है। पथ के साथी 1956 ईस्वी में आपने अपने अग्रजों और सहयोगियों के संबंध में यथासंभव निर्लिप्त और असंग रहकर कुछ कहने का प्रयास किया है। विधा की दृष्टि से यह उनका संस्मरण ग्रंथ कहा जा सकता है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये भी अति महत्वपूर्ण बन जाता है कि पथ के साथी महादेवी वर्मा का 1956 ईस्वी में कौन सी विधा की है, तो यह संस्मरण ग्रंथ कहा जा सकता है। उपर्युक्त पुस्तकाकार प्रकाशनों के अतिरिक्त दीपशिखा, सप्तपर्णा और हिमालय की विस्तृत समीक्षात्मक भूमिकाएं तथा समय समय पर विशेष आयोजनों में दिए गए संभाषण भी आपकी गद्य साहित्य की समृद्धि के निदर्शन है। यह सब मिलकर आपके गद्यकार को समग्रता की उस भूमि पर प्रतिष्ठित करता है जहाँ से हम आपके साहित्य चिंतन और दर्शन की स्पष्ट दिशा निर्दिष्ट कर सकते हैं। अब महादेवी वर्मा जी का काव्य चिंतन देखते हैं। काव्य चिंतन। महादेवी काव्य का साध्य सत्य की उपलब्धि मानती हैं। महादेवी काव्य का साध्य सत्य की उपलब्धि मानती हैं। यह सत्य अपनी पूर्णता में असीम और अपनी स्थिति में अखंड है। सौंदर्य वह साधन है जिससे हम सत्य की अनुभूति कर सकते हैं। सौंदर्य
साधन के माध्यम से सत्य साध्य की अनुभूति की प्रक्रिया आनंदमयी है। सौंदर्य परिचय स्निग्ध खंड है और सत्य विस्मय भरा अखंड। इस परिचित खंड के माध्यम से विस्मय भरे अखंड की अनुभूति वस्तुतः आनंद रूप है। हमारा बहिर्जगत ज्ञान क्षेत्र है और अंतर जगत भाव क्षेत्र। सत्य अपनी पूर्णता में इन दोनों सीमाओं में व्याप्त है। काव्य और कलाओं का आविष्कार इसी पूर्ण सत्य की अभिव्यक्ति के लिए किया गया है। काव्य या कला बाह्य जगत और अंतर जगत, ज्ञान क्षेत्र और भाव क्षेत्र, मस्तिष्क और हृदय जीवन के इस उभय पक्षों का संधि पत्र है। अतः काव्य या कला का सत्य जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखंड सत्य है। महादेवी काव्य और कला में कोई भेदक रेखा स्वीकार नहीं करती। काव्य या कला को बुद्धि और हृदय का संधिपत्र मानते हुए भी वे स्वीकार करती हैं कि काव्य में बुद्धि हृदय से अनुशासित रहकर ही सक्रियता पाती है। इसी से उसका दर्शन न बौद्धिक तर्क प्रणाली है और न सूक्ष्म बिंदु तक पहुँचने वाली विशेष विचार पद्धति। वह तो जीवन को चेतना और अनुभूति के समस्त वैभव के साथ स्वीकार करता है। अतः कवि का दर्शन जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है। कवि कर्म को प्रभावित करने वाला केंद्रीय बिंदु यह आस्था है। आस्था वस्तुतः निर्दिष्ट सत्य की रागात्मक स्वीकृति है। महादेवी के शब्दों में आस्था मानव के युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मक दृष्टि है। कवि की आस्था के निर्माण में व्यक्ति और समष्टि के बीच सामंजस्य की गतिशील स्थिति का पूरा योग होना चाहिए। समष्टि को अस्वीकार करने वाली वैयक्तिक आत्म सुख की भावना में लीन आस्था एक प्रकार की अनास्था है, क्योंकि जिस दार्शनिक लक्ष्य को रागात्मक स्वीकृति देकर हम आस्थावान होते हैं वह जीवन और जगत की गति में परिवर्तनशीलता को संभालने वाला महान तत्व ऋत है। महादेवी की स्पष्ट उक्ति है, माता जिस प्रकार आस्था के बिना अपने रक्त से संतान का सृजन नहीं कर सकती, धरती जिस प्रकार ऋत के बिना अंकुर को विकास नहीं दे सकती, साहित्यकार भी उसी प्रकार गंभीर विश्वास के बिना अपने जीवन को अपने सृजन में अवतार नहीं दे पाता। यह स्टेटमेंट अति महत्वपूर्ण है। यह कथन महादेवी वर्मा जी का एक बार और देख लेते हैं। माता जिस प्रकार आस्था के बिना अपने रक्त से संतान का सृजन नहीं कर सकती, धरती जिस प्रकार ऋत के बिना अंकुर को विकास नहीं दे सकती, साहित्यकार भी उसी प्रकार गंभीर विश्वास के बिना अपने जीवन को अपने सृजन में अवतार नहीं दे पाता। इस प्रकार ऋत को राग में बांधकर जीवन और जगत में सामंजस्य ढूंढता हुआ जो महामानव कला के पारस का स्पर्श पा लेता है वह सच्चा साधक है। सत्य उसकी पूंजी है, सौंदर्य सृष्टि उसका व्यापार है और कल्याण उसकी उपलब्धि है। महादेवी की काव्य कला संबंधी मान्यता में सत्य, सुंदर और शिव तीनों का सामंजस्य हो गया है। उनकी समस्त व्याख्या का निचोड़ यह है कि कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर शिवत्व की उपलब्धि कर लेता है। आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या। आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या वैचारिक स्तर पर महादेवी के गद्य साहित्य का सर्वोत्तम सामयिक प्रवृत्तियों और समस्याओं की व्याख्या के रूप में प्रस्तुत उनके निबंधों में देखा जा सकता है। उनकी मौलिक व्याख्याओं में आधुनिक हिंदी साहित्य के वैचारिक स्तर को ऊंचा उठाया है और हमें काव्य प्रवृत्तियों को समझने की दृष्टि दी है। महादेवी की छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद तथा
यथार्थ और आदर्श की व्याख्याएं ऐतिहासिक महत्व प्राप्त कर चुकी हैं। यहाँ संक्षेप में उनका परिचय प्राप्त करना प्रासंगिक न होगा। छायावाद के संबंध में महादेवी ने बहुत विस्तार से विचार किया है। उसके विकास के मूल में मानव की बंधनों को तोड़ने की सहज प्रवृत्ति ने कार्य किया है। वह स्थूलता की सापेक्षता में सूक्ष्मता को महत्व देता है। वह नवीन सांस्कृतिक जागरण का परिणाम है। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण बौद्धिक न होकर भावात्मक है। उसमें प्रकृति सजीव और प्राणवान हो गई है। वह दर्शन के सर्ववाद पर आधारित है। उसका सौंदर्य बोध वस्तु निरपेक्ष न होकर भी सूक्ष्म है। वह भारतीय काव्य की मूल प्रेरणाओं के निकट है। आदि अनेक वाक्यों में छायावाद की व्याख्या करती हुई महादेवी कहती हैं, छायावाद तो करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद ही रहा है और उसी रूप में उसकी उपयोगिता है। तो महादेवी वर्मा जी छायावाद की व्याख्या करती हुई यह कहती हैं कि छायावाद तो करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद ही रहा है और उसी रूप में उसकी उपयोगिता है। हम इसे छायावाद की सर्वाधिक सारवान परिभाषा मान सकते हैं। इस परिभाषा में उसकी दार्शनिक प्रेरणा, उसकी संवेदनात्मक भावभूमि एवं उसकी सौंदर्यनिष्ठ सृजन प्रक्रिया सभी कुछ समाविष्ट है। रहस्यवाद को महादेवी ने छायावाद का दूसरा सोपान माना है। छायावादी कवि ने प्रकृति की अनेक रूपता में एक ही असीम चेतना की झलक पाई थी। उसने इसे अपने हृदय में ससीम कर लेना चाहा था। रहस्यवादी कवि ने इस अनेक रूपता के कारण रूप असीम चेतन तत्व पर एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके प्रति समर्पण का भाव व्यक्त किया। आधुनिक रहस्यवाद के उपादानों की ओर संकेत करते हुए महादेवी उसमें पराविद्या की अपार्थिवता, वेदांत के अद्वैत की छाया, लौकिक प्रेम की तीव्रता तथा कबीर के दाम्पत्य भाव से मिले जुले एक निराले स्नेह संबंध की संश्लिष्टता स्वीकार करती है। आपका निश्चित मत है कि रहस्यवाद की प्रवृत्तियों के मूल रूप उपनिषदों की विचारधारा में उपलब्ध है। रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। उपनिषदों में द्वैत की स्थिति और अद्वैत का आभास दोनों ही मिल जाता है। इस प्रकार महादेवी ने रहस्यवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझाते हुए उसके मूल स्वरूप को स्पष्ट किया है। प्रगतिवाद को जिस रूप में वह आधुनिक हिंदी कविता में प्रतिष्ठित हुआ है, महादेवी का मार्क्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद का काव्य में अक्षरशः अनुवाद मानती हैं। महादेवी के अनुसार दूसरी विचारधाराओं में विरोध, भारतीय जीवन से विच्छिन्नता, विदेशीय साहित्य की विशेषज्ञता और अपनी संस्कृति के संबंध में अज्ञता इसके समर्थकों की विशेषता है। प्रगतिवादी धारा ने अपना उत्कृष्ट निर्माण सामने रखने से पहले ही उत्कृष्ट साहित्य सृजन कर चुकने वाली विचारधाराओं की अनुपयोगिता प्रमाणित करने में सारी शक्ति लगा दी। छायावादी पलायनवादी हैं, सूर तुलसी सामंत युग के प्रतीक हैं, कालिदास जैसे कविराज दरबार के भाट मात्र हैं। वेदकालीन ऋषि प्रकृति पूजक के अतिरिक्त कुछ नहीं थे। इस प्रकार के तर्क प्रगतिवादियों के अस्त्र शस्त्र हैं। तो छायावादी पलायनवादी हैं, सूर तुलसी सामंत युग के प्रतीक हैं, कालिदास जैसे कविराज दरबार के भाट मात्र हैं, वेदकालीन ऋषि प्रकृति पूजक के अतिरिक्त कुछ नहीं थे। इस प्रकार के तर्क प्रगतिवादियों के अस्त्र शस्त्र है। महादेवी का निश्चित मत है कि यदि हमारा नूतन भौतिकवादी
प्रगतिवादी रूस को ही प्रमाण माने तो भी उसे अपने दृष्टि बिंदु में आमूल परिवर्तन करना होगा, क्योंकि आज की हीन भावना और वासना व्यवसाय को न रूस के व्यवहार जगत में समर्थन मिलेगा, न उसके काव्य साहित्य की समष्टि में। महादेवी ने यथार्थ और आदर्श के प्रश्न पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह प्रश्न छायावाद के उदय काल में जितना महत्वपूर्ण था उतना ही आज भी है। यथार्थ की स्वीकृति और सृष्टि अपेक्षाकृत अधिक हो रही है, किंतु आदर्श की खोज अब भी जारी है। महादेवी ने दोनों की सापेक्षिक स्थिति को बड़े ही सरल सहज ढंग से व्यक्त करते हुए कहा है, जीवन प्रत्यक्ष जैसा है और हमारी परिपूर्ण कल्पना में जैसा है, यही हमारा यथार्थ और आदर्श है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यथार्थ जिसके पास आदर्श का स्पंदन नहीं केवल स्व है, और वह आदर्श जिसके पास यथार्थ का शरीर नहीं प्रेत मात्र है। कलाकार दोनों का सामंजस्य उपस्थित करता है। सृजन के लिए दोनों की सामंजस्यपूर्ण स्थिति आवश्यक है। कलाएं मूलतः सृजनात्मक हैं, अतः उन्हें आदर्श से आकार और यथार्थ से सजीवता दोनों ही ग्रहण करना पड़ता है। आज बौद्धिकता के आग्रह ने काव्य की स्थिति को एकांगी बना दिया है। महादेवी की उपयुक्त व्याख्याएं इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनका आख्यान भारतीय साहित्य और संस्कृति के आधारभूत सिद्धांतों के निकष पर किया गया है। इनमें संतुलन और सामंजस्य ढूंढने की उदारता तथा शाश्वत मूल्यों के प्रति निष्ठा है। सामाजिक संदर्भ श्रृंखला की कड़ियाँ। महादेवी ने काव्य चिंतन और आधुनिक हिंदी साहित्य की व्याख्याओं से संबद्ध निबंध उनकी दो कृतियों महादेवी का विवेचनात्मक गद्य और साहित्यकार की आस्था तथा निबंध में आ गए हैं। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध विवेचनात्मक गद्य के ही आदि और अंत में दो निबंधों को सम्मिलित करके नए नाम रूप के साथ प्रस्तुत कर दिया गया है। महादेवी के सामाजिक विचार श्रृंखला की कड़िया में द्रष्टव्य है। महादेवी ने नारी को केंद्र में रखकर ही समस्याओं पर दृष्टिपात किया है। इन निबंधों में उनका भारतीय नारी के प्रति सहानुभूति से भरा हुआ मन उन सामाजिक तत्वों के प्रति क्षुब्ध है जो नारी के लिए श्रृंखला की कड़ियाँ बन गए हैं। महादेवी श्रृंखला की कड़ियों को काट फेंकने के लिए नारी को उद्बुद्ध करना चाहती हैं, किंतु वो यह भी चाहती हैं कि विद्रोहिणी नारी अपने नारीत्व के मूलभूत आधारों को भी सुरक्षित रखे। उनका विचार है कि नारी पुरुष के सहयोग से ही आगे बढ़ सकती है, प्रतिद्वंदिता से नहीं। महादेवी की दृष्टि में शिक्षा, चिकित्सा, कानून और साहित्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें नारी पुरुष को पूरा सहयोग दे सकती है और समाज के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। भारतीय समाज आज भी नारी को उचित मर्यादा नहीं दे सका है। आज भी जिस प्रकार भावी पति परिवार के व्यक्ति उसे चलाकर, हंसाकर, लिखा पढ़ाकर देखते हैं तथा लौटकर उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटापन, दुबलापन, नक्सिक आदि के विषय में अपनी धारणाएं बताते हैं, उसे सुनकर दास प्रथा के समय बिकने वाली दासियों की याद आए बिना नहीं रहती। नारी की हीनावस्था का मूल कारण उसका आर्थिक परावलंबन है। आज भी वह इस व्याधि से मुक्त नहीं हो पाई है। भारतीय नारी को यदि आगे बढ़ना है तो उसे जीवन की कला से परिचित होना होगा। सिद्धांत और व्यवहार की एकता जीवन की कला का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। भारतीय नारी को इससे परिचित होना है। उसे परिस्थिति के अनुसार विवेकपूर्ण आचरण की दीक्षा लेना है। भारतीय नारी में या तो साधारण दयनीयता है या असाधारण विद्रोह। उसे संतुलित दृष्टि विकसित करके अपने अभिशप्त जीवन को सम्मानित और गौरवपूर्ण बनाना है। अनुभूति और चिंतन, छड़दा, संकल्पिता, संभाषण और भारतीय संस्कृति के स्वर ऐसी कृतियां हैं जिनमें महादेवी के चिंतन
और अनुभूति के क्षणों का संश्लेषण देखा जा सकता है। यहाँ हम प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। छड़दा में संस्कृति, भाषा, कला, अभिनय, संपादकों का दायित्व, यात्रा वृत्तांत, वैज्ञानिक युग की समस्या आदि विषयों पर स्फुट विचार व्यक्त हुआ है। पहला निबंध, करुणा का संदेशवाहक। पहला निबंध, करुणा का संदेशवाहक, भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व और सिद्धांतों के प्रति महादेवी की आस्था का द्योतक है। संस्कृति के संबंध में महादेवी की धारणा है कि वह ऐसी नदी है जिसकी गति अनंत है। वह विशेष देश, काल, जलवायु में विकसित मानव समूह की व्यक्त और अव्यक्त प्रवृत्तियों का परिष्कार करती है और उस परिष्कार से उत्पन्न विशेषताओं को सुरक्षित रखती है। स्वर्ग का एक कोना और सुई दो रानी यात्रा वृतांत है। तो स्वर्ग का एक कोना और सुई दो रानी, यह यात्रा वृतांत है महादेवी जी का। महादेवी ने इन वृतांतों को कथा के रस से सिक्त कर दिया है। महादेवी ने तो जड़ चेतन सभी अपनी सहानुभूति के संस्पर्श से प्राणवान बना देती हैं, किंतु स्त्रियां कहीं की भी हो, उन्हें देखकर उनका मन आर्द्र हो जाता है। स्वर्ग के कोने कश्मीर में भी नारी की दयनीय स्थिति से द्रवित होकर वे कहती हैं, प्रकृति ने उन्हें इतना भव्य रूप दिया, परंतु निष्ठुर भाग्य ने दिया सलाई के डिब्बे जैसे छोटे मलिन अभव्य घरों में प्रतिष्ठित कर और एक मलिन वस्त्र मात्र देकर इनके सौंदर्य का उपहास कर डाला। और हृदयहीन विदेशियों ने अपने ऐश्वर्य की चकाचौंध से इनके अमूल्य जीवन को मोल लेकर मूल्य रहित बना दिया। हमारा देश और राष्ट्रभाषा निबंध में हमारा देश और राष्ट्रभाषा निबंध में महादेवी ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि स्वतंत्र होने के बाद भी हम उस वाणी को प्राप्त नहीं कर सके हैं जिसमें एक स्वतंत्र राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के निकट अपना परिचय देता है। दोष किसका? निबंध में संपादकों के दायित्व की गुरुता की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। अभिनय कला में हिंदी नाटकों में अभिनय तत्व का अभाव और साहित्यिक विशेषताओं की अधिकता लक्षित की गई है। साहित्य और साहित्यकार निबंध अपेक्षाकृत बड़ा और विचारोत्तेजक है। साहित्य और साहित्यकार निबंध अपेक्षाकृत बड़ा और विचारोत्तेजक है। महादेवी वर्मा का है साहित्य और साहित्यकार निबंध। इसमें साहित्य सृजन की परंपरागत और मूलभूत विशेषताओं के आलोक में महादेवी ने सामयिक साहित्य के विषय में कुछ प्रश्न उठाए हैं। अंत में स्वयं ही समाधान सा देती हुई वे कहती हैं, विश्वासी बुद्धि और विवेकी हृदय अपने आप में सब शंकाओं का समाधान है। यदि आज हम इन दो विशेषताओं को सुलभ करने की साधना में लग जाएं, तो अन्य समस्याएं स्वयं सुलझ जाएगी। वैज्ञानिक युग की समस्या पर विचार करते हुए महादेवी ने यह निर्णय दिया है कि विज्ञान ने भौगोलिक दूरी पर भले ही विजय पाली हो, किंतु उसके विकास में मनुष्य के बीच की दूरी बढ़ी है। वे इस दूरी को मिटाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहती हैं, अतः आज दूरी को निकटता बनाए के मुहूर्त में हमें निकट की दूरी से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार छड़दा में स्फुट विषयों के संदर्भ में महादेवी की रागात्मक प्रतिक्रिया और बौद्धिक विचार व्यक्त हुए हैं। इन सबको एक सूत्रता प्रदान करने वाला तत्व है महादेवी की आस्था। भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित सामंजस्यमयी एवं गतिशील चेतना ही सर्वत्र निर्णायक का कार्य करती रही है। यही चेतना महादेवी की आस्था का आधारभूत तत्व है। संकल्पिता में सबसे बड़ा निबंध भारतीय वाङ्मय एक दृष्टि है। संकल्पिता में सबसे बड़ा निबंध संकल्पिता निबंध संग्रह है, उसमें सबसे बड़ा निबंध है भारतीय वाङ्मय एक दृष्टि।
इसमें वैदिक साहित्य से लेकर जयदेव के गीत गोविंद तक के भारतीय साहित्य पर दृष्टिपात किया गया है। महादेवी ने इस विशाल वाङ्मय के मूल में एक विशिष्ट सांस्कृतिक तारतम्यता लक्षित की है। शेष निबंधों में संस्कृति, राष्ट्रीयता, राष्ट्रभाषा, साहित्य, साहित्यकार और समाज, साहित्यकार का व्यक्तित्व और उसकी अभिव्यक्ति जैसे प्रश्नों पर गंभीर चिंतन किया गया है। इस चिंतन में भारतीय मनीषा का श्रेष्ठ रूप मूर्त हुआ है। संभाषण में संकलित वक्तव्यों में कुछ तो पूर्व परिचित विषयों संस्कृति, राष्ट्रभाषा, साहित्य और साहित्यकार, साहित्य और समाज से संबंध है, किंतु कुछ नए हैं। यह नए वक्तव्य मूलतः नारी को केंद्र में रखकर किए गए हैं। महादेवी ने आधुनिक समाज में नारी की समस्या को नारी की दृष्टि से देखा है। उनका निश्चित मत है कि जब तक नारी अपनी स्थिति से असंतुष्ट और अपने कर्तव्य से विरक्त रहेगी, तब तक वह सामाजिक जीवन में सामंजस्य नहीं आ सकता। इन वक्तव्यों की विशेषता यह है कि इनके एक एक शब्द गहन संवेदन में डुबोकर व्यक्त किए गए हैं। भारतीय संस्कृति के स्वर में मुख्यतः भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को रेखांकित किया गया है। महादेवी के शब्दों में जीवन जैसे आदि से अंत तक निरंतर सृजन है, वैसे ही संस्कृति निरंतर संस्कार क्रम है। महादेवी ने इसी दृष्टि से भारतीय संस्कृति के विकास को रेखांकित करने की चेष्टा की है। उन्होंने उसकी विविधता, समन्वयशीलता, विकासशीलता और समग्रता को पहचाना है और लक्षित किया है कि वह प्रत्येक भारतीय के हृदय में संस्कार रूप में स्थित है। उसकी खोज किसी मृत जाति के जीवन चिन्हों की खोज नहीं, जीवित उत्तराधिकारियों के लिए उनके पैतृक धन की खोज है। निश्चय ही इन निबंधों में हम विचार और अनुभूति में समृद्ध महादेवी के सुसंस्कृत मानस को प्रतिबिंबित पाते हैं। रचनात्मक गद्य संस्मरण और रेखा चित्र। महादेवी की 4 गद्य कृतियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, उनके मर्म में बसी हुई प्रतिमाओं को मूर्त करने वाली हैं। इनके अंकन में महादेवी का हृदय ही चित्राधार बन गया है। स्मृति में उभरने वाली रेखाएं शब्दों में अवतरित हो गई हैं। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, इन 2 कृतियों में समाज के वे निरीह प्राणी रेखांकित हुए हैं जो जीवन के प्रवाह में दुख के थपेड़ों को झेलते हुए किसी प्रकार महादेवी की सहानुभूति और संवेदना की परिधि में आ गए हैं। पथ के साथी में वे अंकित हुए हैं जो महादेवी के अग्रज और सहयोगी हैं, जो उन्हें प्रिय हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व की महिमा से महादेवी को प्रभावित और प्रेरित किया है। इसलिए अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं की भावभूमि में सामान्य जन के मर्म को छूने और उन्हें प्रभावित करने की अधिक शक्ति है। महादेवी की सहानुभूति प्राप्त करने वाले नर नारियों में कोई छीड़काय है, कोई रोगी, कोई परित्यक्त है, कोई विधवा, कोई नेत्रहीन और कोई भक्त। महादेवी के मन मंदिर में प्रतिष्ठित ये मानव मूर्तियाँ रामा नौकर, मारवाड़ी युवती, विधवा मातृहीना बालिका, बिंदा परित्यक्ता, सबिया पुनर्विवाहिता, रोहिणी विधवा, बाल विधवा माता, पितृहीन घीसा, पति प्राणा माँ की विधवा पुत्री, नेत्रहीन अलोपी, विधुर बदलू, चिर वियोगिनी, लक्ष्मा भक्तिन, चीनी फेरीवाला, डोटियाल जंग बहादुर, मुन्नी और उसकी माई, ठकुरी बाबा, बिबिया धोबिन और गुंगिया तेलिन। करुणा, ममता, दीनता और सरलता की साकार प्रतिमाएं हैं। महादेवी के करुणा कड़ों से सिक्त होकर इनका व्यक्तित्व प्राणवान हो उठा है। इनकी स्थिति समाज के लिए चुनौती है। वस्तुतः वर्णमय चित्रों में साकार ये व्यक्तित्व हमारे सामने प्रश्न बनकर उपस्थित है। जिस दिन अपनी जिजीविषा शक्ति के सहारे संगठित होकर ये अपनी दुर्दशा की कैफियत मांगेंगे,
वह दिन भारतीय इतिहास में नए अध्याय की दृष्टि करने वाला प्रमाणित होगा। पथ के साथी में महादेवी ने सबसे पहले रविंद्र ठाकुर को प्रणाम किया है और फिर मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सियाराम शरण गुप्त को रेखांकित किया है। तो परीक्षा की दृष्टि से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न आता है कि पथ के साथी में किन किन लेखकों का वर्णन है। तो रविंद्र ठाकुर को प्रणाम किया है, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सियाराम शरण गुप्त को रेखांकित किया है। यह रेखांकन महादेवी की असाधारण प्रतिभा, संयम एवं कलात्मक परिष्कार का द्योतक है। उनमें व्यक्ति के आंतरिक चेतन वैशिष्ट्य को हृदयंगम करने की अद्भुत क्षमता है। महादेवी ने उन स्मृति संदर्भों को संजोकर उनमें उनके अग्रज और साथी उनके परिचय एवं संपर्क में आए थे जो रेखा छवियां अंकित की है, वे अपनी संश्लिष्टता में अन्यतम है। बाह्य आकार प्रकार, उनमें लक्षित होने वाली आंतरिक चेतना, चेतना के भीतर व्यंजित होने वाला जीवन संघर्ष की तीव्रता के सामाजिक कारण और सामाजिक दबाव के कारण व्यक्तित्व में उभरने वाली मानसिक असंगतियाँ, यह सब दबे उभरे रूप को साकार हो गए हैं। यही नहीं, महादेवी ने अपने पथ के साथियों के साहित्य में उनके व्यक्तित्व की असंगतियों का सामंजस्य भी ढूंढने की चेष्टा की है और वे प्रायः सफल रही हैं। इससे उनके तल स्पर्शी दृष्टि और मनोवृत्ति विश्लेषणी प्रज्ञा का परिचय मिलता है। महादेवी की चित्र व्यंजना का चरम विकास पथ के साथी में लक्षित होता है। स्मृतियाँ बहुतों के पास है, अनुभव के धनी भी बहुत से कलाकार हैं। बहुतों की अनुभूतियाँ सघन होकर सुक्तियाँ बन गई है, किंतु अनुभूति की अभिव्यक्ति में चित्र का बिंब विधान और सुक्ति का प्रभाव एक साथ संश्लिष्ट हो गया हो, ऐसा महादेवी के गद्य में ही देखा जा सकता है। कहीं कहीं महादेवी ने अपने साथियों के व्यक्तित्व को साकार करने के लिए उसके समानांतर जो प्रतीकात्मक चित्र कल्पना की है, वह अपने प्रभाव में अनुपम है। यह चित्र कल्पना कहीं विशद कथा चित्र बन गई है और कहीं सूक्ष्म बिंब रेखा। प्रसाद के व्यक्तित्व की कल्पना कथा देखिए। हिमालय के ढाल पर उसकी गर्वीली चोटियों से समता करता हुआ एक सीधा ऊंचा देवदारू का वृक्ष था। उसका उन्नत मस्तक हिम आतप वर्षा के प्रहार झेलता था। उसकी विस्तृत शाखाओं को आंधी तूफान झकझोरते थे और उसकी जड़ों से एक छोटी पतली जलधारा आँख मिचौली खेलती थी। ठिठुराने वाले हिमपात, प्रखर धूप और मूसलाधार वर्षा के बीच में भी उसकी मस्तक उन्नत रहा और आंधी और बर्फीले बवंडर के झकोरे सहकर भी वह निष्कंप निश्चल खड़ा रहा। पर जब एक दिन संघर्षों में विजयी के समान आकाश में मस्तक उठाए आलोक स्रोत वह उन्नत और हिम किरीटनी चोटियों से अपनी ऊंचाई नाप रहा था, तब एक विचित्र घटना घटी। जिस उपेक्षणीय जलधारा का प्रहार हल्की गुदगुदी के समान जान पड़ता था, उसी ने तिल तिल करके उसकी जड़ों के नीचे खोखला कर डाला और परिणामतः चरम विजय के क्षण में वह देवदारू अपने चारों ओर के वातावरण को 100 ज्योतिष चक्रों में मथता हुआ धरती पर आ रहा। इसके विपरीत निराला के व्यक्तित्व की व्यंजना एक ही बिंब रेखा से करती हुई महादेवी कहती हैं, वे उस झंझा के समान हैं जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। उस मंद समीर जैसे नहीं जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार भी ढोता फिरता है। महादेवी ने यथासंभव निस्संग रहकर अपने पथ के साथियों का रेखांकन किया है।
उनका विश्वास है कि उनकी दृष्टि के सीमित शीशे में वे जैसे दिखाई पड़े हैं उससे कहीं अधिक उज्जवल और विशाल हैं। महादेवी का कहना सही हो सकता है, किंतु उनकी दृष्टि के आलोक में जो मूर्तियां अंकित हुई हैं उनकी दिव्यता और पूर्णता को देखकर चितेरे की तूलिका की सराहना किए बिना नहीं रह जाता। विशेषतः निराला का वह चित्र जिसे महादेवी की स्मृति के विषाद की आर्द्रता में हंसी का कुमकुम घोलकर अंकित किया है। महादेवी के अतिरिक्त और कौन अंकित कर सकता था? मेरा परिवार महादेवी की अद्भुत कृति है। इसमें भी स्मृत्यांकन ही किया गया है, किंतु जिनकी छवि उकेरी गई है वे है नीलकंठ। यह मोर का नाम है नीलकंठ। गिल्लू या गिलहरी का नाम है सोना। हिरनी है। दुर्मुख खरगोश है। गौरा गाय है। नीलू कुत्ता है। निक्को नेवला है। रोजी कुतिया है तथा रानी घोड़ी। इन प्राणियों की जीवन कथा भी मर्मस्पर्शनी करुण कथा ही है। महादेवी की संवेदना और करुणा का यह प्रसार विरल है। उन्होंने पशु पक्षियों को भी माँ की ममता दी है, उन्हें पाला है, बड़ा किया है, बीमारी में दवा की है, उनके हर्ष में पुलकित हुई है और दुख में व्यथित, उनके वियोग में उदास हुई है और संयोग में उल्लसित। ये पशु पक्षी उनके परिवार के सदस्य बन गए हैं। इनमें प्रत्येक की पारिवारिक हैसियत रही है। इनके निकट रहकर महादेवी इनके स्वभाव की पारखी बन गई हैं। वे कहती हैं, मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। खरगोश बहुत निरीह जीव है, दांत होने पर भी वह किसी को काटता नहीं। कुत्ता भाषा नहीं जानते, ध्वनि पहचानते हैं। यह पशु विज्ञान की पोथियों से प्राप्त सूचना नहीं, साहचर्य और सहानुभूति से लब्ध ज्ञान है। महादेवी के इस परिवार की सबसे सम्मानित सदस्य गौरा, जो कि गाय थी, सबसे करुण अंत भी उसी का हुआ। उसे उस ग्वाले ने गुड़ में लपेटकर सुई खिला दी थी, जो गौरा के आने के पूर्व दूध दिया करता था। बहुत प्रयत्न करने पर भी उसे बचाया न जा सका। उसके अंतिम क्षणों का करुण चित्र देखिए। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उठ कर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह से सरक कर धरती पर आ रहा। कदाचित सुई ने हृदय को बेंध कर बंद कर दिया। कहना न होगा कि उपयुक्त पंक्तियों का प्रत्येक शब्द ममता और व्यथा से भींगा हुआ है। मेरा परिवार हिंदी की ऐसी अकेली कृति है जिसमें मानवीय करुणा की स्निग्धता और शीतलता ने पशुओं को भी व्यक्तित्व प्रदान कर दिया है। भाषा शैली। महादेवी की भाषा उनकी अनुभूति, चिंतन और कला चेतना की संश्लिष्ट मर्यादा को सुरक्षित रखने में पूर्ण समर्थ है। गद्य भाषा का कलात्मक निखार जो महादेवी में है, पंत के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिल सकता। पंत में अनुभूति की स्निग्धता और चिंतन की गहराई तो है, किंतु व्यंग्य की वक्रता और आक्रोश की वह आग नहीं है जो महादेवी में है। महादेवी की भाषा शैली के प्रमुखतः 4 रूप लक्षित होते हैं। पहला है चिंतन प्रधान, दूसरा है विवेचनात्मक गद्य, तीसरा है चित्रण प्रधान कलात्मक गद्य, ओज प्रधान व्यंग्य गर्भित विचारात्मक गद्य,
इतिवृत्त प्रधान स्वर्ण वर्णात्मक गद्य। तो पहला है चिंतन प्रधान विवेचनात्मक गद्य, दूसरा है चित्रण प्रधान कलात्मक गद्य, तीसरा है ओज प्रधान व्यंग्य गर्भित विचारात्मक गद्य, और चौथा है इतिवृत्त प्रधान वस्तुवर्णात्मक गद्य। चिंतन प्रधान विवेचनात्मक गद्य उनकी काव्य कृतियों की भूमिकाओं तथा उनके विवेचनात्मक गद्य संग्रह में देखा जा सकता है। महादेवी का चिंतन परक गद्य भी कोरे तर्क पर आश्रित नहीं है, उसमें जन की अनुभूति और आस्था समाविष्ट है। प्रत्येक वाक्य चिंतन की गहराई और अनुभूति की निष्ठा के साथ उभरता है। यहाँ भी महादेवी ने चिंतन को एक कलात्मक आवरण में व्यक्त किया है। वे मूल बात को सीधे नहीं रखती, एक लंबी भूमिका के साथ विवेच्य विषय को अवतरित करती हैं। विवेचनात्मक गद्य में भी वे उपमान वाक्यों की सृष्टि करते हुए विचारों को बिंबात्मक अभिव्यक्ति देती हैं। उनके चिंतन प्रधान विवेचनात्मक गद्य का उदाहरण देखिए। जीवन के निश्चित बिंदुओं को जोड़ने का कार्य हमारा मस्तिष्क कर लेता है, पर इस क्रम से बनी परिधि में सजीवता के रंग भरने की क्षमता हृदय में ही संभव है। काव्य या कला मानो इन दोनों का संधि पत्र है, जिसके अनुसार बुद्धि वृत्ति झीने वायुमंडल के समान बिना भार डाले हुए जीवन पर फैली रहती है, और आध्यात्मिकता वृत्ति उसके धरातल पर सत्य को अनंत रंग रूपों में चिर नवीन स्थिति देती रहती है। अतः कला का सत्य जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखंड सत्य है। चित्रण प्रधान कलात्मक गद्य का स्वरूप उनके रेखा चित्रों में देखा जा सकता है। महादेवी केवल चित्रण प्रधान कलात्मक गद्य का स्वरूप उनके रेखा चित्रों में देखा जा सकता है। महादेवी केवल आकार प्रकार को ही नहीं, विशिष्ट भावनाओं को आश्रय की मानसिक प्रतिक्रिया के साथ साकार कर देती हैं। अवज्ञा, खिसियाहट और विवशता की एक मुद्रा देखिए। भक्तिन के गोल नथुने कुछ फैल जाते हैं, भ्रुकुटियाँ कुछ कुंचित हो उठती हैं, माथे पर खिंची रेखाएं सिमटने लगती हैं और ओठों के आसपास बिखरी झुर्रियाँ उलझ जाती हैं, पर वह उसे चाय देती है अवश्य। हाँ, यह सत्य है कि गिलास वही ढूंढ निकालती है जिसकी मुरादाबादी कलई के भीतर से पीतल झांकने लगी है। बाहरी आकार प्रकार का एक प्रभावपूर्ण बिंबात्मक चित्र देखिए। इस बार रुककर उत्तर देने वाले को ठीक से देखने की इच्छा हुई। धूल से मटमैले सफ़ेद किरमिच के जूते में छोटे पैर छिपाए, पतलून और पैजामे का सम्मिश्रित परिणाम जैसा पैजामा और कुर्ते तथा कोट की एकता के आधार पर सिला कोट पहने, उधड़े हुए किनारों से पुरानेपन की घोषणा करते हुए हैट से आधा माथा ढके, दाढ़ी मूछ विहीन दुबली नाटी जो मूर्ति खड़ी थी, वह तो शाश्वत चीनी है। ओज प्रधान विचारात्मक गद्य का नमूना श्रृंखला की कड़िया में देखा जा सकता है। एक संक्षिप्त उदाहरण देखिए। शताब्दियाँ की शताब्दियाँ आती जाती रहीं, परंतु स्त्री की स्थिति की एक रास्ता में कोई परिवर्तन न हो सका। किसी भी स्मृतिकार ने उसके जीवन की विषमता पर ध्यान देने का अवकाश न पाया। किसी भी शास्त्रकार ने पुरुष से भिन्न करके उसकी समस्या को नहीं देखा। श्रृंखला की कड़िया में ओज प्रधान विचारात्मक गद्य के बीच कहीं कहीं महादेवी ने पुरुष जाति पर तीखा प्रहार करते हुए मार्मिक व्यंग्य किया। पुरुष बेचारे की उग्र तपस्या और अखंड साधना स्त्री के द्वारा प्रायः भंग होती रही है।
इसी से उसने इस मायाविनी जाति के स्वभाव की व्याख्या करने के लिए पोथे रच डाले हैं। ऐसा लगता है कि पुरुष जाति का समूचा इतिहास ही न्यायालय में विवश, दीन और असहाय मुद्रा में खड़ा है, और महादेवी न्यायाधीश के आसन से कुछ आक्रोश, कुछ पीड़ा, कुछ उलाहना और ईषत् तिरस्कार के भावों को संयम से साध कर एक एक पृष्ठ को पलटती हुई झूठे और एकांगी निर्णयों के लिए कैफियत मांग रही हैं। महादेवी के वस्तु वर्णनात्मक गद्य का नमूना उनके यात्रा वृत्तांतों में मिल जाता है। इन वृत्तांतों में भी महादेवी की दृष्टि वस्तुओं पर अधिक देर तक नहीं टिकी है। रह रह कर वे भावना के सत्य को छू लेती हैं। बद्रीनाथ के यात्रा वर्णन में उनके वर्णनात्मक गद्य का उत्कृष्ट नमूना देखा जा सकता है। बद्रीनाथ पुरी में देखने योग्य वस्तुओं में मंदिर और अलकनंदा के बीच में बहुत उष्ण जल का और एक ठंडे जल का सोता है। वहीं एक कुंड बना दिया गया है जिसमें दोनों स्रोतों का जल मिलाकर यात्रियों को स्नान कराया जाता है। संभव है यही तप्त कुंड इस स्थान की प्रसिद्धि का कारण हो। यात्रा वृत्तांतों में वर्ण्य वस्तुएं वर्णन करने वाले के इतने निकट है कि उनकी उपेक्षा नहीं हो सकी है और गद्य तथ्यपरक हो गया है। किंतु इस अवसर पर भी जहाँ महादेवी वस्तुओं को देखकर सोचने लगी हैं, वहाँ उनके हृदय की भावना की साकार हो उठी है। वस्तुतः महादेवी की भाषा शैली उनके व्यक्तित्व की भंगिमा का ही मूर्त रूप है। महादेवी के व्यक्तित्व में करुणा, ममता, सहानुभूति के साथ ही ओज, स्वाभिमान, क्षोभ, आक्रोश का भी अद्भुत संयोग है। वो सोचते समय भी तर्क को ही प्रमाण न मानकर अनुभूति का समर्थन लेती हुई आगे बढ़ती हैं। उन्होंने जीवन की हर स्थिति को सामंजस्य में संजोकर कलात्मक बना लिया है। उनका यह सारा व्यक्तित्व वैभव उनके गद्य का वैशिष्ट्य बनकर प्रकट हुआ है। उनका गद्य छायावाद युग की संपूर्ण भाव एवं विचार समृद्धि को कलात्मक मर्यादा देने में समर्थ है। मूल्यांकन। महादेवी के गद्य साहित्य की प्रमुखतः 3 प्रवृत्तियां हैं। एक प्रवृत्ति को तो चिंतन मनन, विचार विश्लेषण और परीक्षण मूल्यांकन की है। इसका विकास उनके विवेचनात्मक गद्य में हुआ है। दूसरी प्रवृत्ति यथार्थाधृत विद्रोहमूलक प्रखर वैचारिक चेतना की है। इसका विकास श्रृंखला की कड़िया में हुआ है। तीसरी प्रवृत्ति स्मृत्याधृत संवेदनशील चित्र रचना की है। इसका विकास अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार में हुआ है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन तीनों क्षेत्रों में महादेवी का कृतित्व इतनी साहित्य की अमर निधि बनकर रह गया है, हिंदी साहित्य की अमर निधि बनकर रह गया है। महादेवी के निबंधों के विषय में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, सारतः महादेवी के ये निबंध काव्य के शाश्वत सिद्धांतों के अमर व्याख्यान हैं। आज साहित्यिक मूल्यों के बवंडर में भटका हुआ जिज्ञासु उन्हें आलोक स्तंभ मानकर बहुत कुछ स्थिरता पा सकता है। निस्संदेह महादेवी ने काव्य कला की तात्विक और मर्मस्पर्शी व्याख्या करके उसके वैशिष्ट्य को मर्यादा प्रदान की है और उसका संबंध मनुष्य की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ गतिमती सांस्कृतिक चेतना एवं वैयक्तिक आस्था से जोड़कर अनेक सामयिक आशंकाओं का समाधान कर दिया है। महादेवी की विचार की एक दूसरी भूमि उनकी क्रांति मूलक चेतना में लक्षित होती है। यहाँ भी ये समस्त आधुनिक भारतीय विचारकों से आगे हैं। 1931 ईस्वी से लेकर 1937 ईस्वी के बीच लिखे गए श्रृंखला की कड़ियाँ, तो यहाँ महत्वपूर्ण बन जाता है कि श्रृंखला की कड़ियाँ लिखने का समय क्या है, तो 1931 ईस्वी से लेकर 1937 ईस्वी के बीच लिखा गया है। श्रृंखला की कड़ियाँ के निबंधों ने अमृत राय को चकित कर दिया।
वे महादेवी के नारी स्वाधीनता संबंधी विचारों के समानांतर सोवियत रूस की विधान की 122वीं धारा उद्धृत करते हुए अंत में यह कहकर उसका महत्व स्वीकार करते हैं कि महादेवी की नारी स्वाधीनता का स्वप्न कम से कम एक देश में जीवन की वास्तविकता पा चुका है। कहना न होगा कि महादेवी के विचार उनके जीवन मंथन के परिणाम हैं और वे पूर्णतः मौलिक हैं। उन्हें आधुनिक यूरोप के विभिन्न देशों की नारी जागृति एवं उनके जीवन में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी तो अध्ययन के माध्यम से अवश्य रही है, किंतु भारतीय नारी की यथार्थ स्थिति का विश्लेषण और उसके उद्धार के लिए जो सामंजस्यमयी दृष्टि उन्होंने प्रस्तुत की है, वह उनके निजी चिंतन का परिणाम है। महादेवी की स्मृत्याधृत संवेदनशील चित्र रचना तो हिंदी गद्य साहित्य में एक नवीन कला विधा की अवतारणा है। चित्र रचना करते हुए स्वयं चित्रित हो जाना और चित्र को अपनी संवेदना से सिक्त करके प्राणवान बना देना महादेवी की अनुपम कला साधना का प्रतीक है। महादेवी ने सामान्य जनों को चित्रित करके विशिष्ट बना दिया है और विशिष्ट जनों को आकार देकर उनके भीतर अनुस्यूत मानवीयता के सामान्य धरातल को लक्षित करके साहित्य रस की सार्वजनीयता को समर्थन प्रदान किया है। सबसे बड़ी बात है मानवीय संवेदना और भाव परिधि का विस्तार। यह विस्तार ही मनुष्य की मनुष्यता की पहचान है। मनुष्य इसलिए मनुष्य है कि वह जड़ चेतन पशु पक्षी कीट पतंग सभी को अपना ममत्व और स्नेह दे सकता है, सभी के प्रति द्रवीभूत हो सकता है, सभी को अपने भाव परिधि में लाकर व्यक्तित्व प्रदान कर सकता है। महादेवी को हम मनुष्यत्व की इसी उच्चतर भूमि पर प्रतिष्ठित पाते हैं। आगे जब कभी हिंदी गद्य साहित्य के सर्वोत्तम अंश को सजाने का उपक्रम होगा तो महादेवी की कृतियों को सर्वोपरि स्थान प्राप्त होगा। तो आज हम लोग महादेवी जी के बारे में अध्ययन किए। धन्यवाद।